क्या कह रहा था अंशुल? अच्छा, आया था। क्या? उसका एग्जाम है? तुम लोग का एग्जाम है मंडे को? अच्छा। भूमि वेरोनिका, तुम लोग के स्कूल एग्जाम खत्म हो गए क्या? चल रहे हैं? अच्छा। इसीलिए लास्ट 2 क्लासेस में नहीं थी वेरोनिका? अच्छा। चलो। लास्ट टर्न में हमने बात करी थी अर्निम। लास्ट टर्न में हमने बात करी थी आयनाइजेशन एनर्जी की। सिंगल आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और क्या एनर्जी आपको जितनी भी देनी पड़ेगी उसको क्या बोलोगे आप? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड निकालोगे तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड निकालोगे तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन और निकालना पड़ेगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा प्रोसेस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो डिफिकल्ट प्रोसेस के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी में कुछ फैक्टर्स भी बताए थे कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे रेडियस, अगर आप बढ़ाते जाते हो, रेडियस किसी की छोटी है और किसी की बड़ी है, तो न्यूक्लियस से जो आउटर इलेक्ट्रॉन है अगर छोटी है तो पास में होगा, तो उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। पर दूर हो जाता है, अगर रेडियस बड़ी कर देते हो तो आउटर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस पे हो जाएगा, तो आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी क्योंकि फोर्स फिर कम लगेगा। इसी तरीके से जेफ की बात की थी, फिर स्टेबिलिटी की बात की थी। अगर स्टेबल सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो एनर्जी ज़्यादा दोगे, और अगर नॉन स्टेबल सिस्टम से निकालते हो तो एनर्जी आपको कम देनी होगी। ठीक है। इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जेई में आए हुए, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे पूछा गया है फर्स्ट आई ऑफ कैल्शियम, सल्फर, बेरियम, सिलीनियम एंड ऑर्गन। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को निकालने के लिए पीरियोडिक टेबल में आपको पोजीशन पहले पता होनी चाहिए एलिमेंट की, कि कहाँ कहाँ पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि आई का जो हम ट्रेंड देखते हैं वो कैसे देखते हैं, जो जनरल ट्रेंड देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि आयनाइजेशन एनर्जी, अगर ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम आते हो तो रेडियस बढ़ जाता है, ऊपर से नीचे आओगे तो एक एक शेल बढ़ता जाएगा, तो रेडियस क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और अगर रेडियस बढ़ेगा, रेडियस क्या होता है? इंक्रीज करता है। रेडियस इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा, तो आई क्या होने लगेगी? डिक्रीज करने लगेगी। लेकिन अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में, मतलब एक पीरियड में मूव कर रहे हो, तब क्या केस देखने को मिलता है हमको? रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है, और रेडियस छोटी होती जाएगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा, तो आई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। दोनों अपोजिट चलते हैं। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं कि किसका 4 ऑप्शंस बना करके दिए हुए हैं, किसका सबसे ज्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा। अगर हम लोग देखें तो कैल्शियम और बेरियम आते हैं सेकेंड ग्रुप में। कैल्शियम और बेरियम किस ग्रुप में है? सेकेंड में। सल्फर और सिलेनियम 16 ग्रुप के एलिमेंट है। ये दोनों कौन से ग्रुप के हैं? सेकेंड ग्रुप के। सल्फर और सिलेनियम है आपके 16 ग्रुप के। आर्गन अगर देखो तो 18 ग्रुप में आता है। तो आर्गन 18 ग्रुप में है, तो आर्गन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आर्गन का जो सिस्टम होगा वो क्या होगा? स्टेबल सिस्टम होगा। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 ग्रुप में भी प्रेजेंट होता है, और इसका एटॉमिक नंबर भी 18 होता है ना, तो 288। आउटर शेल बिल्कुल कंप्लीट है इसकी, तो इसको इलेक्ट्रॉन अपने से निकालने में इसको इलेक्ट्रॉन बहुत दिक्कत होगी, मतलब काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी?
हाईएस्ट होनी चाहिए। तो हमें ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें आई की किसकी ज्यादा हो, सबसे, आर्गन की। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैल्शियम, बेरियम ये सेकेंड ग्रुप के हैं, सल्फर और सिलीनियम की पोजीशन आपकी 16 में जाती है। ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे। इधर सेकेंड ग्रुप आता है, फर्स्ट सेकेंड आता है, फिर इधर का कौन से ग्रुप आते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 आता है ना। अगर ऊपर से स्टार्ट करें तो 18 में यहाँ हीलियम होता है, यहाँ पे क्या होता है, नियॉन, और फिर नीचे वाली लाइन में क्या आता है, आर्गन। आर्गन के सामने यहाँ पे 60 इसमें क्लोरीन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा सल्फर। 16 ग्रुप में क्या आएगा, सल्फर। और सल्फर से नीचे यहाँ पे आता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो था, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये थे ना एलिमेंट। तो इसका मतलब सल्फर और सिलीनियम की पोजीशन कुछ यहाँ होगी, आर्गन की पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे। सेकेंड ग्रुप में अगर हम बोले तो जहाँ पे यहाँ हीलियम है, हीलियम के सामने कुछ आता है, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में आता है हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में लिथियम आता है, और सेकेंड में क्या आता है, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, स्ट्रॉन्शियम, है ना। फिर उसके बाद बेरियम, और फिर क्या आता है, रेडियम, आरे। ठीक, हमारे जो एलिमेंट क्वेश्चन में दिए गए हैं वो कौन कौन से दिए गए हैं, एक हमें दिया गया आर्गन, एक दिया गया सल्फर, एक दिया गया सिलीनियम, और कौन से दिए गए, कैल्शियम और बेरियम, ये दिए गए, कैल्शियम और बेरियम दिए गए। ठीक, तो कैल्शियम की लाइन में अगर हम देखें तो ये आता है सल्फर और आर्गन। तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई, आर्गन की। क्यों बोला हमने ये, क्योंकि ये इनर्ट है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे टफ होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे कम किसकी होगी, जिसकी रेडियस क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो इधर पे आते हैं अगर, तो रेडियस बड़ी होती है, और उधर जाते हैं तो रेडियस छोटी होती जाती है। इसका मतलब इधर वालों की रेडियस होगी बड़ी, तो उधर वालों के कंपैरिजन में इधर वालों का आई क्या होगा, लो होगा, छोटा होगा। लेकिन अब इधर में कितने हैं, दो एलिमेंट है, एक है आपका कैल्शियम, दूसरा कौन सा है, बेरियम। इन दोनों को अगर देखो तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और रेडियस अगर इंक्रीज करेगा तो आई क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब सबसे छोटा आई किसका होना चाहिए, सबसे छोटा आई किसका होना चाहिए, बेरियम का। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, बेरियम, सबसे छोटा आई इसका हो गया, रेडियस सबसे बड़ी, फिर कौन आ जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, अब सल्फर और सिलीनियम में देख लो, सल्फर ऊपर है और सिलीनियम कहाँ है, नीचे है। तो सल्फर और सिलीनियम में अगर हम देखें तो रेडियस इसका बड़ा है, तो इसका आई कम होना चाहिए। तो अब कौन आ जाएगा, सिलीनियम आ जाएगा। फिर सिलीनियम से बड़ा कौन होगा, सल्फर, और सल्फर से बड़ा कौन होगा, आर्गन। सबसे बड़ा किसका आएगा आई, आर्गन का। सिलीनियम, तो एक शेल जाता है तो छोटा हो गया, बड़ी हो गई ना शेल, तो इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, तो आई कम हो गया ना। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है, फर्स्ट आई का ऑर्डर बताना है आपको। जितना बड़ा होता जाएगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी छोटी होती जाएगी। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा था, सबसे लेफ्ट में ये रेडियम था, सबसे बड़ा था। उधर जाते हैं तो रेडियस कम होती जाती, इधर कम रेडियस वाले थे, उसमें भी कैल्शियम से बड़ा कौन सा था, बेरियम था। तो सबसे कम आई किसका हो गया, बेरियम का। क्लियर है बात सबको। ये आपका क्वेश्चन कब आया था, 13 में, 2013 का क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चंस में कंपेयर कर लेंगे आप लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन, पक्का। अब देखो, एक क्वेश्चन है आपका, आयनिक रेडियाई बतानी है
और इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता है। आयनिक रेडियाई का ऑर्डर बताना है। जो स्पीसीज दी हुई है वो कौन कौन सी दी हुई है? N-3 O पे -2 और F पे -1। अगर देखो तो ये तीनों तीनों क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नाइट्रोजन पे कितने एटॉमिक नंबर होता है? 7। 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे? 10। ऑक्सीजन में देखो अगर तो एटॉमिक नंबर 8, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो कितना हो गया? 10। फ्लोरीन में देखो 9 और 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितना हो गया इलेक्ट्रॉन का नंबर? 10। तो सारी की सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, इनकी रेडियस को कंपेयर करना है। तो जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे आपका क्या होता है? रेडियस बढ़ती जाती है। तो किसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए? रेडियस किसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए? नाइट्रोजन की, है ना भाई? जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ती जाएगी। तो जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? रेडियस। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, सेमी पीरियड की हैं तो इसमें ऑप्शंस जो थे ना वो बड़े खतरनाक बनाए थे। खतरनाक का मतलब समझते हैं क्या? बहुत इजी। खतरनाक का मतलब ऐसे ऑप्शंस दिए थे। पिकोमीटर में ये दिया हुआ था। तो बोला है नाइट्रोजन के लिए ये है 1.36, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, और इन्हीं को जंबल करके लिखा हुआ था। तो कौन सा सबसे बड़ा है? 1.71 दिख रहा है, तो ऑप्शन क्या बनना चाहिए? 1.71 इज फॉर नाइट्रोजन, और फिर 1.40 इज फॉर O-2, और 1.36 किसके लिए होना चाहिए? F-1 के लिए। तो ये वाला ऑप्शन बन गया। ऐसे ही 4 ऑप्शन इन्हीं वैल्यूज को इधर उधर करके दिए थे। तो कुछ भी नहीं करना था, ना कैलकुलेट करना था, बस देखना था। तो पेपर का फॉर्मेट ऑप्शन है ना, जेई मेन का पेपर इसी फॉर्मेट में आता है ना, जरूरत तो नहीं। हाँ जी, हाँ इसी ऑर्डर में दिया हुआ था कि N3- का पहले लिखा है हमने, O-2 का उसके बाद लिखा है, F- का उसके बाद लिखा हुआ है ना? हाँ तो देख के ही पता लग गया ना, इसीलिए तो मैंने बोला इससे इजी क्वेश्चन नहीं बन सकता था, है ना? बात समझ गए क्या कि इससे इजी क्वेश्चन तो नहीं बन सकता था। चलो एक और कर लो, 16 का कर लेते हैं। फिर से फर्स्ट IE पूछा गया है और बोल रहे हाईएस्ट किसका होगा, चूज करना है। बोर्ड पे देखिए, आधे लोगों का ध्यान पता नहीं कहाँ है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और स्कैंडियम, 3 तो दे दिए एक ही ग्रुप के, 3 दे दिए एक ही ग्रुप के। तो एक ग्रुप में कंपेयर करना तो हमारे लिए इजी है। एक दे दिया इन्होंने डी ब्लॉक का, 3D सीरीज जहां से शुरू होती है वो स्कैंडियम से शुरू होती है, ठीक है? 3D सीरीज का मतलब क्या होता है? जिस भी सीरीज का आप नाम ले रहे हो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है। क्या आंसर है इसका? सोडियम। अच्छा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है? तो इनकी ये तो फर्स्ट ग्रुप में आपको पता ही है, फर्स्ट ग्रुप में इनकी पोजीशन क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, फिर सोडियम आता है, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम। तो आपका सोडियम सबसे ऊपर है, फिर कौन है? पोटेशियम है, फिर कौन है? रुबिडियम। तो नीचे जाएंगे तो क्या होगा? रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ रही है,
और Ie क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इन सब में सबसे ज्यादा किसका होगा, सोडियम का। इन तीनों में तो आ गया सोडियम का, लेकिन एक एलिमेंट हमें और दे रखा है, कौन सा, स्कैंडियम। स्कैंडियम कहाँ पे आता है अगर हम देखें तो स्कैंडियम आपका सीधे सीधे इसके सामने की तरफ आएगा, कहाँ पे, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, फिर यहाँ से डी ब्लॉक शुरू होता है ना, यहाँ से डी ब्लॉक शुरू होता है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, फिर कौन था, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे होते हैं। ठीक, ये फर्स्ट ग्रुप है, यहाँ पे सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट होंगे। यहाँ जहाँ पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद यहाँ पे आता है कैल्शियम, क्योंकि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, कैल्शियम का होता है 20। फिर यहाँ पे इसी लाइन में आता है स्कैंडियम, यहाँ पे स्कैंडियम आता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। ये 3D सीरीज स्टार्ट हो जाती है, 3D 4D 5D 6D जो सीरीज है वो स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। तो स्कैंडियम कहाँ पे आ गया, इधर पे राइट साइड में आ गया। ठीक, इन तीनों में अगर हमने देखा था तो हमने किसको सेलेक्ट किया था, सोडियम को सेलेक्ट कर लिया था। ठीक, लेकिन अब स्कैंडियम को अगर देखो तो स्कैंडियम की पोजीशन किधर जा रही है, सोडियम तो लेफ्ट में और स्कैंडियम कहाँ पे जा रहा है, राइट में जा रहा है। तो राइट में जब हम जाते हैं तो क्या होती है, रेडियस, रेडियस क्या होगी, डिक्रीज करेगी, तो Ie क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब इससे भी ज्यादा किसका होगा, स्कैंडियम का। हाईएस्ट पूछ रखा है ठीक है, तो अगर ऑर्डर बताना होता तो सबसे ज्यादा किसका होता, स्कैंडियम का, फिर उसके बाद किसका होता, सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर किसका होता, रुबिडियम का। आपसे क्वेश्चन ने पूछा था हाईएस्ट, तो हाईएस्ट किसका आ गया, स्कैंडियम। क्लियर है बात। तो आई वगैरह से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ग्राफ वगैरह बना के दे देते हैं। तो ग्राफ जो बना के देते हैं वो डेटा वाइज क्वेश्चन होते हैं। डेटा वाइज का मतलब है कि जैसे किसी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो आपको डेटा दे देंगे कि ये आई है, ये आई है, ये आई है। ठीक है, और उसमें से आपने पहचानना होता है I1 कौन सा होगा और I2 कौन सा होगा और I3 कौन सा होगा। तो आप अंदाजा कुछ इस तरीके से लगाओगे कि अगर मान लो I1 20 है, सपोज 20 किलो जूल है ना, तो I2 जो होगा उसका दुगने से थोड़ा सा ज्यादा कर दो, तो 40 कर सकते हो, 40 60 ऐसे अराउंड आते हैं। ठीक है, और जब आप I3 लेते हो तो I3 लगभग 10 टाइम्स 12 टाइम्स ऐसे आते हैं, इस तरीके के डेटा आते हैं। तो डेटा वाले क्वेश्चन भी करा दूंगी, रिसेंटली आए हुए हैं 1-2, बट अभी मेरे पास नोट डाउन नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 6 o'clock पे मुझे बता देना है? क्या, तो बड़े खुश हो रहे हो तुम। चलो, तुम्हारा पढ़ने का तो मन ऐसे ही नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इसी को तुम दूसरे टर्म में भी पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों जो ये होते हैं ना, इन दोनों में साइन का डिफरेंस होता है बस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब आप किसी को एक इलेक्ट्रॉन देते हो, किसी सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम, एक एटम है अकेला पड़ा हुआ है गैसियस स्टेट में है, उसको अगर एक इलेक्ट्रॉन आप दोगे तो इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, खुशी की बात होती है। उसको इलेक्ट्रॉन मिलना क्या होता है, खुशी की बात होती है। तो वो क्या करेगा, जो खुश होते हैं अपन तो क्या करते हैं, लड्डू बांटते हैं ना, तो वो लड्डू बांटेगा। तो लड्डू कैसे बांटेगा, वो एनर्जी के टर्म्स में। तो जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है
अगर आप उस एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेने वाली टेंडेंसी का है, और आप उसको इलेक्ट्रॉन बाहर से एक इलेक्ट्रॉन देते हो उसके सिंगल एटम को, सिंगल गैसियस एटम को, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी बाहर आएगी उस एनर्जी को आप कहते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या अगर एंथैल्पी के टर्म में बोलो तो उसी को बोलते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो क्या है, ये कोई सिंगल गैसियस एटम है, इसको क्या कर रहे हो आप, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या बनेगा, माइनस चार्ज वाला बन जाएगा। तो इस प्रोसेस में जितनी भी एनर्जी इन्वॉल्व होगी, या आप कह सकते हो जितना भी इस प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज होगा। एंथैल्पी बेसिकली होती है एनर्जी कंटेंट ऑफ रिएक्शन। मान लो किसी रिएक्शन की एनर्जी पहले थी -10, अब उसकी एनर्जी हो गई आपकी +60, तो एंथैल्पी चेंज कितना हो गया, +50 हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे चेंज निकालने के लिए यही तो करते हैं, कहीं पे भी वेलोसिटी चेंज, कोई भी चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल। पहले मान लो उसका एनर्जी, उस रिएक्शन का एनर्जी कंटेंट था -10, अब उसका एनर्जी कंटेंट हो गया +60, तो उसको एंथैल्पी का कितना प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ, चेंज कितना है डेल्टा एच, उसको आप बोल दोगे +50। ठीक, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे उसकी एनर्जी चेंज आएगा, एंथैल्पी चेंज आएगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, या इसी को आप बोल सकते हो एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, एनर्जी अगर रिलीज होती तो प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, एनर्जी अगर किसी प्रोसेस में रिलीज हो रही है, एनर्जी अगर बाहर निकल रही है तो क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, एक्सोथर्मिक या एंडो, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के लिए जो एनर्जी कंटेंट डेल्टा एच बोला जाता है, जिसको हम एंथैल्पी चेंज बोलते हैं, वो डेल्टा एच लिखा जाता है नेगेटिव। कैसा लिखते हैं हम लोग डेल्टा एच, नेगेटिव। अभी मैंने बताया था कि अगर आप किसी के लिए बोलते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या टर्म यूज करते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और डेल्टा एच, जिसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलोगे, ईजी लिखते हैं ऐसे, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, केवल साइन का होगा। अगर ये निगेटिव कह रहे हो इसको तुम, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। किसी प्रोसेस के लिए मान लो एक ही है लेकिन साइन इनके चेंज होते हैं, साइन अपोजिट है, एफ, हाँ एक ही चीज है, का मतलब ये है कि एफिनिटी का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन वो लेना चाहता है तो एक इलेक्ट्रॉन को लेने में कितनी एनर्जी को वो रिलीज कर रहा है, उसको बोलते हैं। हाँ, और एंथैल्पी का मतलब होता है पहले क्या एनर्जी कंटेंट था उसका और बाद में क्या हो गया उसका चेंज निकालना है, डेल्टा एच ले रहा है। तो जब डेल्टा एच के टर्म्स में लोगे, मान लो यहाँ पे इस रिएक्शन का डेल्टा एच ईजी तुम लिखते हो -30 किलो जूल पर मोल। ठीक है, माइनस में अगर वैल्यू है इसका मतलब एनर्जी निकल रही है। तो इसके लिए अगर ई लिखना है तुम्हें तो ये लिखोगे +30। ठीक है, ज्यादातर जो टर्म यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, ये वाला, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन आपको पता दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, अब देखो, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन देते हो तो उसको बोलते हो EA1, ठीक है, या डेल्टा एच EG1। फिर दूसरा दोगे तो क्या बोलोगे, डेल्टा एच EG2। पहला इलेक्ट्रॉन जब देते हो तो एनर्जी बाहर निकलती है,
लेकिन जब सेकंड और थर्ड देते हो तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। इसका मतलब साइन क्या हो जाएगा? चेंज। साइन क्या होगा? चेंज। तो इसका मतलब अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपने दिया, इसमें क्या बनाया आपने? ए माइनस, तो यहाँ पे डेल्टा एच ई जी 1 अगर लिख रहे हो आप, तो ये कैसी वैल्यू आ रही है? नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो इन जनरली, ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता। ठीक, लेकिन अगर इसी में ए माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो आप, क्या बना रहे हो? ए माइनस 2, तब इसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नंबर 2, सेकंड बोल दो, 2 नहीं बोलते हैं, सेकंड। तो ये वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। और इसके आगे लिखो ऑलवेज। ये वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। हाँ हाँ, जाएगा ना, फोर्सफुल फोर्स करेंगे उसको तो जाएगा, क्यों नहीं? और क्या, बाहर से आप एनर्जी दोगे उस सिस्टम को तभी तो वो, क्योंकि उस पे आ गया आप नेगेटिव चार्ज, तो अब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। सेकंड वाले में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 11th में कि सेकंड जो डेल्टा एच ई जी है, ये पॉजिटिव क्यों होती है? पॉजिटिव होने का मतलब आपको एनर्जी क्यों देनी पड़ती है? बाहर से एनर्जी क्यों सप्लाई करनी पड़ती है? इसलिए सप्लाई करनी पड़ती है कि भाई अब आ गया इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, जब आप दे चुके तो निगेटिव चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, अब फिर आप इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो तो रिपल्शन होगा या नहीं होगा? रिपल्शन होगा ना, पहले ही नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है, अब उस पर तुम और इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो, तो वो प्रोसेस क्या होगा? टफ होगा। तो एनर्जी, वो खुश नहीं होगा, एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, अब आपको फोर्सफुली वो काम कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेल्टा एच ई जी क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर है बात? यस और नो? जो रेडियस का ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में, वही सेम ट्रेंड किसका होगा? डेल्टा एच ई जी का भी होता है और आयनाइजेशन एनर्जी का भी होता है। और इसके आगे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे। डिफरेंट क्यों होता है? जस्ट अपोजिट। रेडियस बढ़ रहा था तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही थी, ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, रेडियस अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ट्रेंड देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में। क्या करना है? लेफ्ट टू राइट जाना है, कहां पे? पीरियड पे। लेफ्ट टू राइट अगर जाओगे तो क्या होगा? रेडियस के बारे में क्या होगा? रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होती है? डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। रेडियस छोटी होगी, मान लो इधर पे कोई एटम है, उसका रेडियस आपका ये है, ठीक, और इधर और राइट में चले गए, उसका रेडियस हो गया ये, ठीक, रेडियस क्या हो गया? छोटा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ई जी ई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? रेडियस अगर डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी इंक्रीज। ऐसे ही अगर नीचे की तरफ आते हो तुम ग्रुप में, तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो ई जी ई क्या होगा? डिक्रीज, अपोजिट चलेगा। ठीक,
दूर होने से क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब दूर हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर एक्सेप्ट कराने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम लगेगा। दूर हो गया ना, आउटर शेल में ही आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो बाहर से गेन किया जाता है वो सीधे सीधे न्यूक्लियस के पास नहीं आ जाता, वो आउटर शेल में ही आता है, आउटर से ही जाता है और आउटर में ही आता है जब गेन कराते हैं। तो आउटर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, रेडियस बड़ी होने की वजह से कम होगा। अब देखो एक चीज याद रखिए, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। अगर इन ग्रुप को देखो तो 14 में कौन सा था, कार्बन, सिलिकॉन, फिर कौन है, जर्मेनियम, फिर पीबी। 15 में कौन कौन से हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकार। 16 में कौन से हैं, ओल्ड, स्टाइल, से, टी, पो। ये जो रेडियो एक्टिव होता है इसलिए इसको काउंटिंग में जनरल ट्रेंड में नहीं लेते हैं। जहां पे एलिमेंट रेडियो एक्टिव आ जाएगा वहां पे उसको जनरल ट्रेंड में नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे कौन आता है ऑक्सीजन के सामने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी रेडियो एक्टिव होता है एटेस्टाइन। ठीक, देखो अभी रूल हमने क्या पढ़ा, हाँ बिस्मथ, हाँ नीचे वाले ज्यादातर क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। ये तो लेड है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये तो बाद में प्रोडक्ट बनता है। टॉप टू जब बॉटम आते हो तो अभी अभी बताया रेडियस क्या होगी, इंक्रीज, बढ़ेगी। रेडियस इंक्रीज होनी है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी है, डिक्रीज। ठीक, इसका मतलब आपको देखने से ये समझ में आता है कि जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होनी चाहिए, और फिर नीचे आते जाएं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती जानी चाहिए, कम होती जानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ग्रुप 16, 14, 15 और 17 में ऐसा देखा गया, याद रखेंगे कि जो सेकंड वाली ये वाली जो लाइन है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है फर्स्ट वाले से, बाकी में तो सेम ऑर्डर फॉलो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सेकंड वाला है, सेकंड जो लाइन के एलिमेंट है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अभी बताते हैं मैग्नीट्यूड के साथ। सेकंड वाले की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, फर्स्ट वाले से। और बाकी सब में क्या होगा, सेम ऑर्डर फॉलो होगा। एक बार मुझे बोल लेने दो, बीच में बोलोगे तो देखो कार्बन की क्या होगी, छोटी, फिर उसके बाद सिलिकॉन की क्या होगी, उससे बड़ी हो जाएगी, और फिर उसके बाद क्या होगा, नीचे आ रहे हैं तो रेडियस क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, तो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो कम हो जाएगी। ठीक है, सिलिकॉन को आगे कर दो सबसे, ऐसे नहीं, सेकंड वाले को फर्स्ट नंबर पे कर देना है, सेकंड वाला की सबसे ज्यादा होगी, फिर किसकी होगी, इसकी, फिर थर्ड की, फिर किसकी होगी, लास्ट में सब रेगुलर ऑर्डर है। सेकंड वाले को कहाँ लाना है, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड वाले की ज्यादा होगी। जैसे इसमें देखो तो फॉस्फोरस की ज्यादा होगी, फिर नाइट्रोजन की, फिर कौन आ जाएगा, आर्सेनिक, फिर आ जाएगा Sb, फिर आ जाएगा Bi। इस वाले में अगर देखो इसकी और इसकी बहुत पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, जेई में इसका और इसका बहुत पूछते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना। मेजर वे में यही दोनों पूछते हैं ज्यादा, ये चार एलिमेंट।
है ना। तो इसमें क्या होगा, सल्फर का सबसे ज्यादा, फिर किसका, ऑक्सीजन का, फिर सिलीनियम, फिर टेल्यूरियम। पोलोनियम को काउंट नहीं करते, रेडियो एक्टिव है। फिर यहाँ पे भी देख लो, क्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन आ जाएंगे, फिर कौन आएगा, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है। अगर पूरी पीरियोडिक टेबल को देख लो आप, होल पीरियोडिक टेबल, ये भी पूछते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसकी है। होल पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है वो है आपकी क्लोरीन की। किसकी है, क्लोरीन की, Cl की। हाँ, और अगर 16 और 17 को, ये भी पॉइंट याद रखो, 16 और 17 को कंपेयर करोगे कभी भी, ग्रुप 16 और किसको कंपेयर कर रहे हो प्रांजलि, क्या हुआ, ग्रुप 17 को कंपेयर करो। अगर 16 और 17 को कंपेयर करो तो ग्रुप 17 के एलिमेंट की हमेशा ज्यादा होनी है। इसके सामने क्या याद रखो, ऑलवेज। मतलब दो एलिमेंट अगर दिए, एक ग्रुप 16 का है, एक है ओल्ड स्टाइल से टीपो वाला, और दूसरा कौन सा है, फिर कल बाहर आई आंटी। तो जो फिर कल बाहर आई आंटी वाले हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होगी किससे, 16 से। ठीक है, ऊपर हो या नीचे हो उसमें हमको देखना ही नहीं है, 17 वाले की सबसे ज्यादा। ठीक है, क्या दिक्कत हो रही है तुम लोग को, प्रांजलि क्या बात है, हैं तबीयत खराब है, इतना कैसे ही थक जाते हो तुम लोग, स्कूल जा रहे हो। हम्म, अरे तुम लोग, इसका मतलब ईयर, अगर ईयर में 4 एग्जाम होंगे आपके तो क्या करोगे आप, 4 बार आपको छुट्टी दे दी जाए। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है हीलियम की, ये पॉइंट्स याद रखो, ये सब पूछ सकते हैं आपसे। हम्म, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की पूरी पीरियोडिक टेबल में। टाइम देख रहे हो, अभी तो टाइम है। अच्छा देखो ध्यान से, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, क्लोरीन का क्यों हो गया ज्यादा फ्लोरीन से, क्लोरीन ने ज्यादा लड्डू क्यों बांटे फ्लोरीन के कंपैरिजन में, ज्यादा खुश क्यों हो गया क्लोरीन। एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी फ्लोरीन के पास भी है दीदी। हम्म, रीजन ये है कि जो फर्स्ट वाले हैं ना उनका साइज बहुत छोटा होता है, फ्लोरीन का भी साइज बहुत छोटा है, ऑक्सीजन का भी साइज बहुत छोटा है, ऊपर वाले जो हैं एलिमेंट उनका साइज क्या है, बहुत छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन वो लेना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे नहीं होता है किसी गेस्ट को हम बुलाना तो चाहते हैं, पर हमारे घर में अगर एक ही रूम हो तो क्या होगा, हम सोचेंगे तो वेलकम करने का, है ना, लेकिन क्या होगा, हमारी कुछ हमारे हाथ पैर बंधे हुए होंगे कि हमारे पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। तो फर्स्ट जो एलिमेंट होता है उसमें वो रूल फॉलो इसीलिए नहीं हो पाता है। फर्स्ट और सेकंड में, सेकंड का रेडियस बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी छोटी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है, सेकंड का रेडियस बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए उसके पास जगह ज्यादा होती है, क्लोरीन के पास जगह ज्यादा है, फ्लोरीन बहुत छोटा है कंपैरेटिवली, तो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन एकोमोडेशन की जगह कम है, रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, इस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी छोटी होती है। ठीक है, एक सवाल कर लो उसके बाद क्लास ऑफ कर देंगे आपकी, तो लिख तो ऐसे ही नहीं रहो तो क्या फर्क पड़ रहा है। हम्म,
इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों लगाना है यहाँ पे? नहीं, अगर कोई क्वेश्चन एक थ्योरी से लग जा रहा है तो उसमें 4 थ्योरी क्यों लगानी है? अभी तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया ही नहीं ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया आपको? हम्म, बताया? मैंने नहीं बताया अभी तो। आपकी क्लास में तो नाम ही नहीं लिया। नहीं, ये पढ़ चुकी होगी, ये पढ़ चुकी होगी। Li माइनस है और B माइनस है, दोनों में पूछा गया है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। मोर स्टेबल पूछ रहे हैं। Li माइनस एंड बी माइनस, बी माइनस, बी नहीं, बोरॉन कर लो। जेई में आ चुका, ईयर तो लिखा नहीं मेरे पास। क्यों? रीजन भी बताना पड़ेगा ना। Li माइनस और B माइनस में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए सिस्टम? क्यों लूज क्यों कर रहा है ये? माइनस है तो ले रहा है ना। प्लस है नहीं, प्लस है नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में प्लस है नहीं, दोनों माइनस हैं। एटॉमिक नंबर 5 है बोरॉन। हाँ, Li की Li का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 होती है। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? 1s2 2s2। ये भी फुलफिल है, ये भी फुलफिल है, तो ये भी स्टेबल सिस्टम बना और ये भी क्या बना? स्टेबल। अब बोरॉन को देखते हैं। बोरॉन को अगर देखो तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5। तो 1s2 2s2 2p1, ये 2p1 ये वाला सिस्टम क्या है? अनस्टेबल है, ना तो ये फुलफिल है और ना ही हाफ फिल्ड है। तो अब B माइनस अगर बनता है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो ये भी अनस्टेबल ही रहेगा, है ना सिस्टम, और ये क्या बन जाएगा? स्टेबल। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? Li माइनस। ठीक है, ये 15 या 16 में पूछा है इन्होंने जेई में। क्यों नहीं आएंगे? मर्ज करके आएंगे। प्रीवियस ईयर में आए हुए 2 क्वेश्चन को मर्ज करके बनाएंगे क्वेश्चन। थ्योरी और ये सारी चीजें तो एक ही है ना, अलग थोड़ी हो जाएंगी। हम्म, क्यों क्यों नहीं होते हैं? PYQ इसीलिए करवाए जाते हैं ना। अगर इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि विच विल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, विच विल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, कौन सा आसानी से? भाई जो अनस्टेबल है वो आसानी से लूज कर देगा, जो स्टेबल है उसको लेने में भी दिक्कत है और इलेक्ट्रॉन देने में भी दिक्कत है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? B माइनस। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने का पूछेंगे तो B माइनस हो जाएगा, अगर स्टेबल अनस्टेबल पूछेंगे तो Li माइनस हो जाएगा। क्लियर है बात आपके? थोड़ा थोड़ा ध्यान में बैठाइए। बस 2 मिनट है, 2 मिनट में आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो गया अगले साल? देखो 11th का सिलेबस 12th में करेंगे, 12th का सिलेबस नेक्स्ट ड्रॉप ईयर में कर लेंगे और फिर सेलेक्ट हो जाएंगे। क्या हो गया? मैम उड़ा देंगी।
है ना? ऐसा ही चल रहा है ना? मेरा क्या फायदा है? अरे गलत बात कैसे कर रहे हो? हमें हमें फायदा थोड़े, हमारा फायदा अलग चीज है। हमारा कोई फायदा नहीं है, हमारा फायदा ये है कि आप 12th के साथ सेलेक्ट हुई। हमारा कोई फायदा ही नहीं है इसमें। हमारी इज्जत अफसाई किसमें है कि आप 12th के साथ साथ निकल जाओ अच्छे किसी कॉलेज में, है ना? हमारी इसमें थोड़ी ना है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट अगर देखो आप, तो उसमें EGE का ऑर्डर याद रख लो। EGE का ऑर्डर याद रख लो। कंपेयर वगैरह तो कर देंगे। थोड़ा सा अलग है, इसलिए क्या करना है? याद करना पड़ेगा, है ना? क्या कर रहे हो हर्ष? शैतानी क्यों कर रहे हो इतनी? ये आपको लर्न करना है, ये ऑर्डर। नेक्स्ट टर्न पे मैं पूछ सकती हूँ आपसे। शैतानी नहीं करें आप। ये ऑर्डर आपको याद करना है, क्योंकि इसमें क्या है, एक्सेप्शन भी हैं। रूल के अकॉर्डिंग जो होने चाहिए थे उससे अलग हैं, इसलिए आपको याद करना। ठीक है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ये ऑर्डर। आज की क्लास आपकी ऑफ कर देते हैं। चलिए, बाय बाय बच्चों। हम्म, हाँ बेटा।